हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका काफ़ी कमेंट था, अक्सर 5-5 नंबर वाले आप बता दीजिए जिससे मेरा 25 नंबर बन जाए। तो जी हाँ, 5 टॉपिक लेके आए हैं और सभी के सभी 5 नंबर वाले हैं। तो 5-5-25 अंक आपको इसमें क्लियर होने वाले हैं। आज का वीडियो लाइक टारगेट है, 1000 वीडियो लाइक टारगेट है और 1000 सब्सक्राइबर है। जी हाँ, अगर आप 25,000 व्यूज इस पे आ रहे हैं ना, तो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। देखिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। आपके लिए इतना मेहनत करे, बायोलॉजी का वीडियो ले ले आ रहे हैं, तो प्लीज़ इतना तो सपोर्ट करेंगे ही ना। मैं आशा करता हूँ कि आप इतना सपोर्ट अपने एसकेएम स्टडी, अपने सीओम सर को जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे। फ्री में नोट्स आप जाइए टेलीग्राम पर, मैं भेज दूंगा। सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ। मेरा टेलीग्राम आईडी है एसकेएम स्टडी। वहाँ पे लगभग की 33,000 से ज़्यादा फ्री में बच्चे टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप भी जाइए, फ्री में टेलीग्राम से आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए। तो ये है बोर्ड परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न है आपके। जी हाँ, जो कि आपको 4 अप्रैल के पेपर में देखने को मिलेंगे। जो आपका 4 अप्रैल का पेपर है ना, उसमें जब आप जाएंगे ना, तो ये सब प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 101% गारंटी वाले सारे प्रश्न हैं। 70 में 70 आपको स्कोर कराने की क्षमता एसकेएम स्टडी रखता है और बिल्कुल स्कोर कराएगा। इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। बस अपनी आप पढ़ाई पे ध्यान दें कि आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? जैव उर्वरकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जी हाँ, जैव उर्वरक क्या होते हैं, इस पर आपको क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि जैव उर्वरक होते क्या है एक्चुअली में, उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग जैव उर्वरक हेडिंग डालेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि जैव उर्वरक, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अब कृषक और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को महत्व प्रदान करने लगे हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। याद रखना, जैव उर्वरक क्या होता है? खाद्य उत्पादन की वृद्धि हेतु या वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अब किसान यानी कृषक और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को महत्व प्रदान करने लगे हैं। अगला हम लोग लिखेंगे खाद एवं जैव उर्वरकों को निम्नलिखित उपायों से प्राप्त करते हैं। जो खाद और उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, इनको हम लोग निम्नलिखित उपाय के द्वारा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हरी खाद। हरी खाद में देखेंगे तो लेग्यूम कुल के फसलों जैसे बरसीम, बरसीम आपको पता होगा, जो कि हरा पौधा होता है, गाय भैंस को खिलाया जाता है ताकि वो आपको प्यारा प्यारा दूध दे सके और आप उस दूध को पी के एकदम जबरदस्त हो सके, आपके अंदर पावर हो सके, आ सके। तो लेग्यूम कुल की फसलों जैसे बरसीम, सनई आदि को खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही खेत को जोत दिया जाता है। यानी कि जो हरी खाद सबसे पहले जैव उर्वरक में आता है, इसमें क्या किया जाता है पहले देख लेते फिर बताते हैं। इससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। देखिए, खाद्य उर्वरक, खाद एवं जैव उर्वरक के निम्नलिखित उपाय है, मतलब कि खाद भी बनेगा और वो किसके द्वारा? जैव उर्वरक कहलाएगा। इसमें क्या होता है? सबसे पहला तो हरी खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में क्या होता है? एक लेग्यूम कुल के फसल होते हैं। लेग्यूम कुल के फसल में जैसे आपका बरसीम आ गया, सनई आ गया, उसको क्या करते हैं हम लोग? खेत में बुआई कर दिए। खेत में बुआई करने के बाद क्या करते हैं? हरी अवस्था में इसकी जोत देंगे, इसकी जुताई कर देंगे। जब इसकी जुताई कर देंगे तो क्या होगा? उसमें पानी भर देंगे तो वो सड़ कर क्या होगी? खाद बना लेगी। और इससे क्या होगा? इससे जो मृदा की आवश्यक पोषक तत्व है वो सारे के सारे उसको मिल जाएंगे और पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद मतलब देखिएगा, पशुओं का गोबर, भूसा, फसल के अवशेष, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़गल कर ह्यूमस बनाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? खेत में ले जाकर डाल देते हैं और जिसके द्वारा खेत को जितने भी पोषक तत्व तो मिल जाते हैं और खेत बहुत ही क्या होता है? शक्तिशाली हो जाता है। मतलब समझिए, जैसे पशुओं का गोबर होता है, आप लोग देखे होंगे, जब पशु खाते हैं तो भूसा उनका गिरता है बाहर की ओर, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। फसल के कुछ अवशेष होते हैं, हम लोग इसको ले जाकर अपने खेतों में क्या करते हैं? फेंक देते हैं। या फिर घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि आलू के छिलके, केले के छिलके या फिर सब्जियों के छिलके जो भी है आपके पास। और आपको पता होगा जब गांव में रहते हैं तो वहां से निकलता राख, राख निकलता है ना,
राखड़ नाम देते हैं। जैसे कि अगर जब आप लोग लकड़ी को जलाते हैं तो राख बनता है, कार्बन बनता है, उसको भी ले जाके क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं खेतों में। तो उससे क्या होता है, वह क्या होता है कि अपने खेत को बहुत ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसको हम लोग कंपोस्ट खाद में दे दिए। अगला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नीले हरे शैवाल, आपके एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, आज साइनोबैक्टीरिया नीले हरे ऐसे हरे शैवाल होते हैं जो कि आपके खेत को बहुत ही पोषक तत्व देते हैं और इनका उपयोग जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है काफी आईएमपी वाला प्रश्न, 5-5 नंबर के प्रश्न है। मलेरिया रोग के जनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। यानी कि जो मलेरिया रोग होता है इसका रोग जनक क्या है और रोगवाहक और लक्षण तथा इसके उपचार आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मलेरिया का रोग जनक क्या है। तो यह रोग प्रोटोजोवांस परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का रोग जनक क्या होता है, यह रोग किसके कारण होता है, यह रोग प्रोटोजोवांस परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कौन सा होता है, मलेरिया होता है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति का रक्तपान करने के लिए काटती है तो परजीवी के जीवाणुज लार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, उसको मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग कैसे उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग का रोग जनक क्या है, यह रोग प्रोटोजोवांस परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर जब किसी व्यक्ति का रक्तपान करने के लिए काटती है तो परजीवी के जीवाणु लार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला देखेंगे कि मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मलेरिया के सबसे पहला लक्षण है कि कपकपी के साथ तेज बुखार आना व्यक्ति को। इसके 3 अवस्थाएं होती है, जैसे कि ठिठुरन हो सकती है, कपकपी के साथ तेज बुखार आना, साथ ही साथ ठिठुरन होना। हाँ, ठिठुरन के साथ बुखार आना, तेज पसीना आना, वह बुखार तुरंत उतर जाना। तो ये सब क्या होते हैं, यह आपके मलेरिया के लक्षण है। और क्या है, जी मिचलाना, उल्टी आना, सिर दर्द होना, पैरों में तेज दर्द होना इत्यादि क्या होते हैं, आपके मलेरिया के लक्षण है। तीसरा क्या है, बुखार के बाद कमजोरी आना, लंबी नींद आना, यानी कि आप सो रहे हैं तो सोते ही रह जा रहे हैं, ये सब क्या है, यह सब आपके मलेरिया के लक्षण है। अगला है रोकथाम तथा उपचार। इसके रोकथाम और उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहला है मच्छरों एवं इसके लार्वा को नष्ट करने के लिए कीटनाशक रसायन का उपयोग करना, मिट्टी का तेल, गैमेक्सिन आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे मलेरिया क्या हो जाए, मलेरिया के जो रोगजनक हैं, जो कि रोगजनक मतलब जो रोग को पैदा करते हैं, वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। अगला रोकथाम में क्या लिखेंगे, पानी को किसी भी स्थान पर अधिक समय तक रुकने ना दें, उसको फेंक दें, बहा दीजिए। जलाशय में कीट भक्षी मछली पाली जानी चाहिए। जो जलाशय होते देखते होंगे वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन ये गलत है। उसको आप जलाशय में कभी भी ऐसे मत छोड़िए, उसमें आप कीट भक्षी मछली डाल दीजिए ताकि जो कीट उत्पन्न हो उसको खा जाए। मलेरिया के उपचार में कुनैन आदि औषधि प्रभावी होती है, उसका उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन में अंतर लिखे। जी हाँ, ये सब 5-5 अंक वाले प्रश्न हैं और काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे लाडलो। 4 अप्रैल को इससे बाहर आपको देखने के लिए एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। जितना भी आपको बायोलॉजी क्लासेस दे रहे हैं ना, एकदम फोड़ के तोड़ के करके आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। एसके स्टडी यानी मैं शिवम मिश्रा खुद लेता हूँ। आप बता दीजिएगा कि हाँ सर इतना आपको पढ़ा दिए है कि हम पूरा पूरा करके आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट दबा के करिए। तो एक तरफ हम लोग पिरिमिडिन्स लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, प्यूरिन्स लिखेंगे। तो पिरिमिडिन्स में क्या लिखेंगे, इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। जो पिरिमिडिन्स होते हैं कितने होते हैं, कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। प्यूरिन्स में इसमें कार्बन के 9 परमाणु होते हैं। याद रखना, पिरिमिडिन्स में 6 परमाणु होते हैं, प्यूरिन्स में 9 परमाणु होते हैं। पिरिमिडिन्स में इसमें इसके अणु में एक वलय होता है, किसमें, पिरिमिडिन्स में। प्यूरिन्स में इसमें 2 वलय होता है, किसमें, प्यूरिन्स में। पिरिमिडिन्स में इसके अणु में एक वलय होता है, प्यूरिन्स में इसमें 2 वलय होता है। क्लियर है। और पिरिमिडिन्स में क्या लिखेंगे, इसमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, किसमें, पिरिमिडिन्स में। और प्यूरिन्स में यह इसमें 1, 3, 7 व 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, किसमें, प्यूरिन्स में। पिरिमिडिन्स में कहाँ कहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, 1 व 3 नंबर पर। और प्यूरिन्स में 1, 3, 7, 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। अगला लिखेंगे पिरिमिडिन्स में ये 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके पिरिमिडिन्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं लाडलो, कुल मिला के आपके 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं। कौन कौन से,
थायमीन पिरिमिडिन्स, यूरेसिल पिरिमिडिन्स और साइटोसिन पिरिमिडिन्स। तो पिरिमिडिन्स कुल कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो पिरिमिडिन्स जो होते हैं कुल आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्यूरिन्स जो होते हैं ये केवल आपके 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन तथा ग्वानिन। एडिनिन तथा ग्वानिन आपके केवल और केवल 2 प्रकार के ही प्यूरिन्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, जीनोम पर टिप्पणी लिखो। जी हाँ, जीनोम पर टिप्पणी लिखना है कि जीनोम होता क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करना है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और हर एक आईएमपी वाला प्रश्न आपको जरूर से जरूर आपको बताएंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, जितना भी रहेगा आपको पूरा समझा देंगे, पूरा समझा देंगे ताकि आप अच्छा नंबर लेके आए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं होगी कहीं से भी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए और हाँ, आप इसका पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ यार, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। दबा के अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना, दबा के शेयर करना है। चलिए, इतना हो गया। तो यहाँ पे जीनोम, जीनोम क्या होता है इसको देख लेते हैं। किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ का पूर्ण समुच्चय उसका जीनोम कहा जाता है। जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है याद रखिएगा। जीनोम किसे कहते हैं याद रखिएगा, काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और जो आईएमपी वाला प्रश्न रहेगा केवल उन्हीं को बताएंगे ताकि आप अच्छा नंबर स्कोर करिए। यार देखिए, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो हमेशा हमेशा आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो यार देखते हो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से स्मार्ट नंबर लेके आना है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है ना। कैसे क्या करना है हम इसको देख लेंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ते रहना है। तो किसी जीवधारी के अनुवांशिक पदार्थ का पूर्ण समुच्चय उसका जीनोम कहा जाता है। किसी जीवधारी का पूर्ण समुच्चय क्या कहता है कहा जाता है? उसका जीनोम कहा जाता है। कोशिकीय जीवों में डीएनए, जो कोशिकीय जीवे होते हैं उसमें डीएनए तथा अन्य विषाणुओं में आरएनए जीनोम का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है। अगला लिखेंगे, जीनोम में जीव के सभी जीन या कोडिंग क्षेत्र के साथ नॉन कोडिंग डीएनए भाग भी शामिल होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल व क्लोरोप्लास्ट डीएनए में भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी आईएमपी वाले 5 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताए गए हैं जो कि आपके बोर्ड में आएंगे और उन्हीं को हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे जो कि आपके परीक्षा में आएंगे। क्या मतलब उन प्रश्नों को पढ़ने से जो कि आपके पेपर में आएंगे ही नहीं? आप ही बताइए, कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं मतलब है। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।